श्री आदरणीय आचार्य हम सबके अग्रज अभिभावक प्रेशर एक साथ ले सर्वप्रथम ये सर की किताब, ये दूसरी किताब है हमारे यहाँ से प्रकाशित, सर्जना के आयाम सर्जक उदय भानु पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उदय भानु पांडे जी, उनका कथा संसार बहुत विस्तृत रहा है। उपन्यास रही के साथ साथ अनेक कहानियों की सर्जना उन्होंने की और उन पर अपनी आलोचकीय दृष्टि रखा है आदरणीय अर्पण कुमार जी। तो यह पुस्तक जी, और ये पुस्तक असल में काफी ले केंद्रीय हिंदी संस्थान से ये अनुदानित पुस्तक जी। अब नदी अविराम आदरणीय अर्पण कुमार जी की कविताओं का यह सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर आज लोकार्पित हो रही है। जैसा कि नाम से आप परिचित हैं और पुस्तक का आवरण भी आप देख रहे हैं। पुस्तक के इस कविताओं के रचनाकार हैं आदरणीय अर्पण कुमार जी, जो अपने आप में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, आलोचना दृष्टि के लिए भी, काव्य दृष्टि के लिए भी। जन सुलभ पुस्तकालय इनका एक चर्चित पोर्टल जो चलता रहता है, निरंतर चर्चाएं वहाँ होती रहती हैं। आज गोमती पुस्तक महोत्सव के अंतिम दिन के अंतिम चरण में आप सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर आप सब पधारे। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा यह भी लगा कि आज नदी अविराम का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। पीछे गोमती बह रही है और हाथ में नदी है, नदी अविराम है। तो पुनः स्वागत आप सबका हृदय से आभार और आप सब विराजें। सबसे पहले इस पुस्तक पर जो काव्य सर्जना की जो प्रक्रिया रही, मैं उस प्रक्रिया पर मैं आदरणीय अर्पण कुमार जी से चाहूँगा कि 2 शब्द बोलें, अपनी बात रखें। अर्पण सर जी। शुक्रिया केशव जी, फ़ोन दे दें। मित्रों, अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच आदरणीय चंद्रेश्वर जी जुड़े हुए हैं, सुपरिचित रचनाकार। आदरणीय उषा राय जी जुड़ी हुई हैं, सुपरिचित रचनाकार। दोनों हिंदी के प्राध्यापन से भी जुड़े हुए हैं। अरसे तक हिंदी को जो विद्यार्थीगण हैं अलग अलग पीढ़ियों के, उन सब के बीच हिंदी साहित्य को पहुंचाने का काम किया है। आप सभी को इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर पाकर मैं अभिभूत हूँ। केशव पांडे जी जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, स्वयं एक अच्छे लेखक हैं। वे इस किताब से जुड़े रहे नदी अविराम से। और मित्रों, नदी अविराम में 105 से अधिक कविताएं संकलित हैं। नदी अविराम की पृष्ठभूमि यह है कि जो मेरा पहला संग्रह आया था, नदी के पार नदी, 2002 में उसे नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था उस संग्रह को, और उसे हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से वह पांडुलिपि पुरस्कृत भी हुई थी। तो उसमें हमने कुछ इस तरह की व्यवस्था की थी कि शीर्षक नहीं दिए थे नदियों पर, चूँकि एक ही विषय पर वो सभी कविताएं थी, 51 कविताएं थी उसमें। और उसकी चर्चा नवभारत टाइम्स में और साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में और कई जगहों पर हुई। खूब पुस्तक वो बिकी। और मुझे याद है केशव जी कि उन दिनों 2002 में भी एक ही बार नदी के पार नदी से मुझे जो रॉयल्टी आई वह भी आई। मैं नौकरी में आ गया था, लेकिन फिर भी 2002 में भी मुझे याद है कि 1800 या 1850 रुपये की रॉयल्टी आई थी। तो किताब बिकी होगी, मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा था।
जी। और उस समय 2003 में मान लीजिए चेक आया होगा, और इसके लिए हम लोग एक बड़ी चित्रकार देश की हैं अर्पणा कौर, तो उनका चित्र इस पर इस्तेमाल हुआ था, इस पर नदी के पार नदी पर। और इसमें किनका चित्र हमने रखा है? इसमें तो इन्होंने स्वयं अपने ट्रस्ट की ओर से, अपने प्रकाशन संस्थान की ओर से बनाया है। और बाद में जब आप ये देखें कि अर्पणा कौर जी से पहले आशा जी, हम लोगों ने क्या किया कि जतिन दास जो एक और बड़े पेंटर हैं, देश के जाने माने पेंटर हैं जतिन दास जी, तो उनकी पेंटिंग के लिए मैं और मेरा प्रकाशक सुरेंद्र मलिक, जो उन दिनों भी प्रौढ़ ही थे, अब तो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, तो सुरेंद्र मलिक जी के साथ हम लोग गए थे, लेकिन हमारी वो बात नहीं बनी थी। और मैं युवक ही था, मुझे लगता है कि 2002 में मैं 25 वर्ष का रहा होऊंगा, 25 के आसपास का वो किताब आई थी। बाद में लगातार नदी और स्त्री को लेकर जो एक रूपक बना, प्रेम का, संबंधों का, अभिमान का, उलझने स्त्री पुरुष संबंधों में, और उसके बहाने जो हम जीवन जी रहे हैं उन सब की चर्चा छोटे छोटे दृश्यों में, अनुभवों में यहाँ की गई। मशहूर उपन्यासकार भारत की इंदिरा गोस्वामी जी, असमिया की राइटर, उन्होंने इसका ब्लर्ब लिखा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही। अंग्रेजी में लिखा उन्होंने नदी के पार नदी पुस्तक का, और वो फिर उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके वहाँ दिया। तो उस किताब की ये कविताएं भी इस संग्रह में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह संग्रह लगभग अब पहुंच से बाहर है वह संग्रह। तो इसलिए भी हमने कोशिश की और हमने केशव जी के सामने यह प्रस्ताव रखा, तो इन्हें भी अच्छा लगा। बाद में जो दूसरी पुस्तक मेरी आई, मैं सड़क हूँ, या उसके बाद पोले झुनझुने या सह अस्तित्व, इनमें भी कुछ न कुछ कविताएं नदी पर आती रहीं चंद्रेश्वर जी। और साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी वह जो मेरी एक श्रृंखला थी, स्त्री पुरुष संबंधों के अलग अलग शेड्स, वे कहीं न कहीं आते रहे। और इस बीच कुछ पुरानी कविताओं जिनकी मैं चर्चा यहाँ पर अभी कर रहा हूँ, इनको भी थोड़ा हमने परिमार्जित किया और इन सबको हमने शीर्षक दिए, और शीर्षक इस तरह से दिए कि वो कविता के भीतर से कोई पंक्ति न निकल के आए, बाहर से निकले, और वो एक अलग से शीर्षक स्वयं में अपने में एक कविता बन जाए। इस तरह से हमने कोशिश की। हमने केशव जी को यह भी कहा, चूँकि एक अच्छी एक आर्ट पुस्तक जैसी है, कुछ इस तरह के इसमें भाव हैं, प्रेम कविताएं तो हैं ही, स्त्री पुरुष संबंध भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ रेखांकन भी अच्छे किए जाएं। तो आप देखेंगे कि पुस्तक पर बड़े अच्छे बीच बीच में रेखांकन भी हुए हैं। तो इन सब के लिए मैं केशव जी का आभार व्यक्त करता हूं। और बाद में हमने इंदिरा गोस्वामी जी का तो ब्लर्ब रखा ही इस नई पुस्तक पर, क्योंकि वे हमारे साहित्य की एक बड़ी धरोहर है और बड़ी ही जीवंतता से भरी हुई महिला। मैंने उनका इंटरव्यू किया, कई उनके बारे में चीज़ें पढ़ी, इंटरव्यू किया। जी, उनकी आत्मकथा, बिल्कुल। तो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय भाषाओं को लेकर स्वयं तुलसीदास जी पर जो उनका काम है, उनके जो बड़े रूपक हैं रामचरितमानस में, उनमें उनका रिसर्च है अंग्रेजी में, वह भी कमाल का है। तो वह रखा। और बाद में हम नदी पर नदी संचयन नाम से प्रयाग शुक्ल जी ने, मशहूर पोएट और गद्यकार प्रयाग शुक्ल जी ने पुस्तक का संपादन किया है, नदी संचयन, कला समीक्षक। जी, कला समीक्षक। तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि वे यह अब नए सिरे से यह पुस्तक आ रही है, 105 कविताएं हैं इसमें, तो आप नए सिरे से ब्लर्ब लिखें। तो वह भी उन्होंने लिखा। तो उनका भी आभार कि इस आयोजन से प्रयाग जी भी जुड़ सके। और मित्रों, इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि उस पहले संग्रह में 51 कविताएं थी, बाद के कुछ एक संग्रहों में नदी पर कविताएं आती रहीं, मगर कई ऐसी नई कविताएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी संकलन में हैं, किसी और संकलन में नहीं है, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहीं। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहीं न कहीं नदी को और स्त्री को और स्त्री पुरुष संबंधों को समझना चाहते हैं, छोटे छोटे दृश्यों में, अनुभवों में, वे इस पुस्तक के पास आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट पर यह पुस्तक उपलब्ध है। और मैं कुछ आगे कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि केशव जी या तो प्रयाग शुक्ल जी वाला जो लिखा हुआ है ब्लर्ब, वो पढ़ दें, थोड़ा
ऊंचा बोलेंगे तो आवाज़ मित्रों तक स्पष्ट जाएगी। प्रयाग शुक्ल जी ने जो लिखा है वो एक बार केशव जी पढ़ दें, फिर हम अपने जो दूसरे स्पीकर हैं उनको सुनेंगे। जी जी बिल्कुल, श्रोताओं को बड़ा अच्छा भी लगेगा और इस पुस्तक नदी विराम को समझने में भी उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं कि यह मानने का मन करता है और कविता पढ़ने का अनुभव यही बताता है कि विश्व की अधिकतर भाषाओं में कवियों ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में बहुतेरी कविताएं लिखी हैं, नदी पर या उसके प्रसंग से उसे रूपक या प्रतीक बनाकर। और हमारा देश तो यूँ ही नदियों का देश है, सो प्रायः हर भारतीय भाषा नदी काव्य से अछूती कहाँ। हिंदी में भी इसकी अटूट परंपरा बनी हुई है। नदी अविराम भी उसी अटूट संबंध का एक उदाहरण है, अपनी तरह का, जहाँ स्त्री रूपा नदी को एक रूपक की तरह बरता गया है और इस विधि से स्त्री पुरुष संबंधों के कई रूप रेशे कविता में गुथे गए हैं। रूपक किसी न किसी रूप के सहारे ही बनता है, सो नदी का एक यथार्थ रूप भी, उसका चित्र भी इन कविताओं को पढ़ते हुए हमेशा सामने रहता है। विस्तृत बहती हुई जलधारा वाला दो तटों के बीच फैला जल मन को तरल करता हुआ, उसे संवेदना सिक्त करता हुआ। यह इन कविताओं की एक विशेषता ही है कि अर्पण कुमार ने नदी के वास्तविक यथार्थ रूप को भी रूपक में किसी न किसी रूप में बने रहने दिया है। सो हम यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों का मानो एक समूचा एल्बम देख रहे होते हैं, वहीं उसके समानांतर नदी चित्रों का भी एक एल्बम कभी दूसरे तट में दिखती नदी का, कभी दोनों तटों वाली नदी का। नदी के दोनों तट ठीक ही स्त्री पुरुष संबंधों की कथा कहने का एक माध्यम बने हैं। उनकी कविता में आज से कोई 20-22 वर्ष पहले मैंने स्वयं हिंदी की नदी संबंधी कविताओं का एक संकलन कविता नदी नाम से संपादित किया था। सो नदी काव्य में मेरी रुचि अर्पण कुमार के इस संग्रह से कुछ और बलवती हुई है। इस संग्रह की कविताएं पढ़ते हुए मुझे सहज स्वाभाविक रूप से केदारनाथ अग्रवाल की वह छोटी सी कविता याद हो आई, जो मेरी तरह बहुतों को प्रिय है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, अपने दर्पण पर। बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। अर्पण कुमार की कविताएं भी नदी रूपा स्त्री या स्त्री रूपा नदी के प्रसंग से प्रेम में तनाव के, स्त्री पुरुष संबंधों के अनगिनत स्टेट्स के जो रूप रचती है, वे कविता प्रेमी पाठकों को रुचिर लगेंगे, इसमें संदेह नहीं। प्रयाग शुक्ल जी का यह संदेश। और इसके साथ मैं आग्रह करता हूं आशा मैडम से कि उषा राय मैडम से कि सर की जो किताब है नदी अविराम, उस पर आप अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। उषा राय जी। नमस्कार आप सबको। और सर्वभाषा ट्रस्ट के यहाँ इस स्टॉल पे बहुत खुशी हुई मुझे आते हुए, और आपकी किताब नदी अविराम के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर किताब ये उभर करके आई है। वैसे भी आपकी बहुत सारी कविताएं पहले ही आ चुकी थी जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आई और बहुत महत्वपूर्ण कविताएं आई, तो मैं उन कविताओं को भी थोड़ा लूँगी और नदी अविराम पर भी थोड़ी बहुत बातचीत रखूँगी अपनी। आपने बहुत अच्छी तरह से मैं ये देख रही हूँ कि एक युवा जो है उभरता हुआ आ रहा है और एक साथ वो देश की राजनीति की नब्ज़ को पकड़ रहा है, और साथ ही जो अपनी समाज की चीज़ें चल रही हैं, समाज की जो जटिल स्थितियां हैं, उनको भी समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही स्वागत की बात है।
जो राजनीति है, राजनीति काफ़ी हद तक बदल चुकी है पहले के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा पैनी हो चुकी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही गहराई से समझना ज़रूरी है। तो इस कसौटी पे आपकी कविताएं बहुत ही खरी उतरती हैं। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। आपकी कविता मैंने पढ़ी, शासकों तुम हार रहे हो, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर इतना स्वस्ति रखा जाता है, महिमा में मंडित किया जाता है कि नहीं, हम ही हैं और बस हम ही रहेंगे। और लेकिन जब ये बात सिरे से खारिज कर देते हैं मतदाता, तो और इसकी फिर आंतरिक बहुत सारी बातें उभर करके आती हैं कि ऐसा आखिर क्या रहा कि मतदाताओं ने खारिज कर दिया इस चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें ना जा कर के जो आपका नज़रिया है वो यही है कि शासकों तुम हार रहे हो, किसी खौफनाक चेहरे से डर कर या फिर किसी देवत्व की महिमा तले दबकर। शासकों, अब ये बात आती है कि जो आम जनता है वह केवल यही देखता है कि वो जो शासक वर्ग है वो कब हमारे लिए वो क्या कर रहा है और कब देखेगा, हमारी बातों को वो कब समझेगा, और हमारी जो समस्याएं हैं उनको वो किस तरह से देख रहा है। फिर इसी कविता में आप आगे चल के कहते हैं कि अब उसने हमारी बात को अपनी मेज़ पर जगह दी है। तो ये बात तब आती है जबकि अब आंदोलन पकड़ लेता है, किसानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन और भी छात्रों का आंदोलन, इस तरह से जो चीज़ें आती हैं और उसमें इस तरह से शासक वर्ग को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति को आप बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं कि ये जो राजनीति है वो कहीं और है, कुछ और दांव खेल रही है, वो जनता से छिटक रही है। ये आपने जो नब्ज़ पकड़ा है ये बहुत ही कीमती बात है और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आगे आने वाले लोगों को आपकी इस बात को लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे ये बात है कि कुर्सी ही सब कुछ है, ये चल रहा था। गोरख पांडे ने भी कई बार बात उठाई, कुर्सी नामा, और भी कवियों ने उठाई, आपने भी ये बात उठाई, और ये चल रही है कि भाई कुर्सी पाने के बाद जो है वो उनका चरित्र सामान्य नहीं रह जाता है। रघुवीर सहाय ने भी आप उसी कड़ी में मुझे दिख रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि भाई ये जो हुक्मरान हैं ये अब कुछ समझते नहीं हैं, ये जनता के लिए उनका कोई भी है नहीं। उनकी छोटी सी कविता है, आप हंसे थे। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। तो आप अर्पण कुमार जी, ये जो चीज़ है, ये जो धुंध है, आप इसको चीरने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी है ये कविता। अब मैं दूसरे मुद्दों पे आती हूँ। आपने स्त्री को लेकर के बहुत ही कम मैंने देखा है कि बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि जो हैं वो इन मुद्दों से टकराते नहीं हैं, और आपको मैंने देखा है कि आप हर तरह के जो नदी अविराम तो पूरी तरह से नदी और स्त्री और कविता पर ही है। इसके पहले भी आपकी जो कविताएं हैं वो पुरुष दंभ बहुत अच्छी कविता है, स्त्री पुरुष बहुत अच्छी कविता है, और बुआ के लिए बहुत अच्छी कविता है। बुआ के लिए सोचते हुए कि इतनी सुंदर आई है, वहाँ पर पिता पर कटाक्ष करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह पारिवारिक चीज़ों को देख करके, तो पिता पर सीधा कटाक्ष करते हुए कि वह विधवा थी, वह निसंतान थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे जो थे उसके बच्चे थे, घर नहीं था लेकिन तुम्हारा घर उसका घर था, और वो इतनी अच्छी तरह से तुम्हारी देखभाल कर रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए वो असह्य थी, तुमने उसको सहा नहीं और तुमने उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो इस तरह से
वह ये कविता बहुत ही ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ती है जब ये 70 के बाद से जो कविताएं आई हैं, लोगों ने छोड़ करके ये जो देखना शुरू किया है कि स्त्री को हर रूप में देखना शुरू किया। गोरख पांडे ने तो लिखा था कि बुआ के लिए ही उन्होंने भी कविता लिखी। बुआ के लिए लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये विधवा होना सनातन धर्म का अभिशाप है, ये अभिशाप है, और किस तरह से वह ज़िंदा होकर भी जो मौत की परछाई की तरह रहेगी, इस तरह की दुस्सह परिस्थितियां हैं। तो आपने उस परिस्थिति में से निकाल करके ये कविता लिखा, ये बहुत अच्छी लगी। स्त्री पुरुष वाली जो कविता आई आपकी, पुरुष दम, बहुत बेहतरीन कविता है। मैंने ऐसी कविता अभी तक नहीं पढ़ी थी। बहुत सुंदर, बहुत परिमार्जित, मजी हुई और बहुत सही बातें उठाती हुई। अभी देखिए स्त्री आंदोलन चल रहा है, कब से चल रहा है, कई बार वह मजाक का भी विषय बनता रहा है, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते कदमों से आज वह बहुत ही उग्र हो चुका है, और आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी क्षमा शर्मा का लेख आया था जिसमें कि साउथ कोरिया में 4 नोज़ के बारे में चल रहा है कि भाई पूरी तरह से बाइकआउट करो, हमें ज़रूरत ही नहीं है पुरुष की। तो ये एक विघटनकारी स्थिति में जा रहा है, और वहीं पे दूसरी तरह से भी जो महिलाएं जो इसको नहीं पसंद कर रही हैं वो भी, तो एक ऐसी स्थिति में जा रहा है, पितृसत्ता इतनी भयावह स्थिति में पहुंच गया है कि ये जो इस तरह की आपकी कविताएं, इस तरह का बहुत ही स्वागत किया जाना चाहिए, और इस समस्या को इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम इन उग्र समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और आपने वो हमेशा ही लिया है। पोले झुनझुने आपकी बहुत अच्छी किताब आई है। पोले झुनझुने में आपने काफ़ी हद तक किया है, बिल्कुल बेनकाब किया है चीज़ों को लेकर के, और उसमें जो कविताएं हैं उसकी जो शीर्षक कविता है वो भी बहुत अच्छी है कि काल कोठरी में बंद अपने खरे खोटे शब्दों को सरेआम अभिव्यक्त करने की सज़ा काट रहा हूँ। मेरी मौत मुझे कुछ राहत देगी कि मैंने कभी तो पोले को पोला कहा था। ये कितनी बड़ी बात है, और यही चीज़ तो फांस है कि आज हम बोलना बहुत कठिन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आपने बोला, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे। हम सब सर्विलांस पे हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत कठिन है, बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है, और आप बोला नहीं आपने कि आप जो है काल कोठरी में भेज दिए जाएंगे, और ऊपर से आपके ऊपर बहुत सारे ठोक दिए जाएंगे मुकदमे वगैरह। तो लेकिन अगर कहेंगे नहीं तो कुछ भी होता रहेगा, अंधेरे में तो कुछ भी होता रहेगा। तो बोलना फिर भी ज़रूरी है, और आपने इसकी शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी कविता है। तो इस तरह से फिर अंत में जो है, अब जो कविताएं हैं इसकी नदी अविराम की जो कविताएं हैं वो आपने शुरू में बिना शीर्षक के डाले थे, तो लेकिन कविताएं हैं वो, और ये जो नदी अविराम की जो कविताएं हैं वो स्त्री पुरुष, स्त्री, नदी और कविता, ये तीनों का आपसी संबंध है। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जो लोग इसको समझना चाहते हैं, ये पता नहीं क्यों रहस्य बता दिया जाता है कि स्त्रियों का विकास, स्त्रियों की इच्छाएं और उनकी आकांक्षाएं समझ में नहीं आती हैं। स्त्री एक रहस्य है, ये पुराना है, ये बहुत पहले भक्ति काल से चला आ रहा है कि माया है करके, और माया के को ऊपर रख करके और उसके पीछे जो मर्जी आए वो बोल दो। इसी तरह से रीतिकाल में भी कुछ चीज़ें आई, लेकिन तो स्त्री को वास्तव में अगर समझना है तो ये आपकी जो कविताएं हैं, कविताओं की पूरी सीरीज़, और ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि नदी अविराम में कहीं भी आप अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं गए, ना कहीं कला पे चले गए हैं, ना कहीं आप रीतिकाल की तरफ झुक गए हैं, ना कहीं भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से आपने ये जो साधा है उसको, इसके लिए आप बहुत ही बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो अब मैं अपना विराम देती हूँ इन्हीं के कारण। थैंक यू। बहुत बहुत आभार मैम। इतना विस्तृत आपने
इस पुस्तक पर चर्चा की। मैं कहूँगा इस पुस्तक के बहाने अर्पण कुमार जी की कविताओं पर एक बढ़िया चर्चा आपने प्रस्तुत की। और अब मैं भी इस क्या कहते हैं, इस वक्तव्य यात्रा को अब मतलब इस पर ब्रेक ना लगाऊं, अविराम चलते रहने के लिए आग्रह करता हूं चंद्रेश्वर सर से कि सर आप इस पर सबको नमस्कार। आज हम लोग सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर हैं और हमारे साथ हैं सर्वभाषा ट्रस्ट के प्रकाशक और हिंदी भोजपुरी के कवि और लेखक भी केशव मोहन पांडे जी। हमारे बीच लखनऊ से उषा राय हैं, कविताएं लिखती हैं, आलोचना भी। और अर्पण कुमार जी हैं। अर्पण कुमार जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी के जो दो ढाई दशक बीते हैं, सन 2000 के बाद ये सन 2024 है, तो इन 2-2.5 दशकों में हिंदी में जो कुछ महत्वपूर्ण युवा कवि हमारे सामने आए हैं, उनमें एक अर्पण कुमार भी हैं। आप लगातार हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी कविता की 4 पुस्तकें भी हैं और इसको मिला के 5 आलोचना की भी पुस्तकें हैं। एक उपन्यास भी आपका है 25 वर्ग गज। इसके अलावा आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, कथेतर गद्य कृति भी आपके साथ है, प्रकाशित है। और आप डिजिटल माध्यम पर भी, ऑनलाइन भी हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सतत काम करते रहते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय के माध्यम से। आप सब इनसे परिचित होंगे। अभी इनकी कविताओं की एक नई किताब आई है, नदी अविराम। नदी अविराम को प्रकाशित किया है सर्वभाषा ट्रस्ट ने। ये नदी पर इनकी 100 से ज़्यादा कविताओं का संकलन है, जिसे ज़रूर आप सबको पढ़ना चाहिए। जब मैं नदी अविराम की कविताओं को पढ़ रहा था, अभी हमारे बीच में उषा राय जी हैं। आपने इनकी तमाम किताबों पर बात की, आरंभिक दौर से लेकर अब तक जो आप कविताएं लिखते रहे हैं उन पर आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आज दिन में मैं नदी अविराम को देख रहा था, तो उन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही थीं। हमारे यहाँ चाहे कोई किसी भी धारा का कवि हो, किसी भी धारा का लेखक हो, लेकिन नदियों से उसका लगाव देखा जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में एक बहुत बड़े निबंधकार और चिंतक हुए हैं, आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र। उनके ललित निबंधों का एक संग्रह ही है जिसका शीर्षक है नदी नारी संस्कृति। विद्यानिवास मिश्र ने अपने तरीके से, अपनी विचारधारा के हिसाब से नदी, नारी और संस्कृति को एक साथ रख करके बात करने की कोशिश की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ललित निबंधकार हैं। हमारे हिंदी में
3 ही ललित निबंधकार हुए हैं और तीनों पूर्वांचल के हैं, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय और विद्यानिवास मिश्र। तो नदी को उन्होंने नारी की अस्मिता से जोड़ा है और नदी और नारी की अस्मिता को संस्कृति से भी जोड़ करके देखा है। हमारा देश या पूरी दुनिया में नदियों के किनारे सभ्यताओं का निर्माण हुआ है, संस्कृति का निर्माण हुआ है। दूसरी बात कि अभी हाल ही में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका कवयित्री सविता सिंह की एक किताब आई है वाणी प्रकाशन से, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा। उनके अद्यतन कविता संग्रह का नाम ही है वासना, एक नदी का नाम है। तो जब मैं अर्पण कुमार की कविताओं को पढ़ रहा था, नदी अभिराम को, फिर अभी हाल ही में हमने सविता सिंह की किताब पढ़ी थी वासना एक नदी का नाम है, या फिर स्मृति में बहुत सारे कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, प्रयाग शुक्ल का वो संग्रह है नदियों पर कविताओं का। अगर सब कुछ की स्मृतियाँ अगर आपके मस्तिष्क में हों, अगर उन पर आपका ध्यान जा रहा हो, तो आप देखेंगे कि अर्पण कुमार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन्होंने नदी को स्त्री की अस्मिता से जोड़ करके देखा है। आजकल एक श्रृंखला चला रही हैं रीता दास, जिसमें उन्होंने पुरुष कवियों की स्त्री विषय कविताओं को प्रकाशित किया है। 20 से ज़्यादा कवियों को वो दे चुकी हैं। तो आप देखिए कि स्त्री विमर्श अर्पण कुमार के यहाँ भी है, और इन्होंने नदी को एक प्रतीक और एक रूपक में ढाल करके देखा है। इनकी नदी विषयक कविताओं को पढ़ते हुए ये लगातार मैंने महसूस किया, उससे गुज़रते हुए हमने ये पाया कि इनके यहाँ नदी का जो प्रतीक है, नदी का जो रूपक है, वो बहुत ही स्पष्ट है। इन्होंने नदी को स्त्री की अस्मिता से जोड़कर ही देखा है और कविता लिखने की कोशिश की है। पहली बात कि इनका जो प्रतीक है उसमें कोई दुरूहता नहीं है। इन्होंने नदी को जो स्त्री का प्रतीक माना है या कहीं कहीं रूपक में ढाला है, वहाँ किसी तरह का एक बहुत ही स्पष्टता है। स्त्री पुरुष के भीतर जो राग विराग के संबंध हो सकते हैं, जो राग द्वेष के संबंध हो सकते हैं, उन सब को इनकी कविताएं सामने लाने की कोशिश करती हैं। इनकी उन कविताओं में से कुछ कविताओं को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। अब जैसे इनकी एक कविता है, प्रेम एक अनभ्यस्तता भी है। उसमें वो लिखते हैं कि नदी विस्मित थी, यह कैसा पुरुष है। नदी विस्मित थी, यह कैसा पुरुष है। अब नदी की बात आ रही है कि नदी विस्मित है, और दूसरी ओर दूसरी पंक्ति में ही पुरुष आके खड़ा होता है, उपस्थित होता है, उसकी चर्चा होती है कि यह कैसा पुरुष है, एक कदम नहीं बढ़ाता, मेरी लहरदार करवटों की तरफ अंकबद्ध नहीं करता, सरपीली देह को मेरे आमंत्रण की घरघराहट पर भर नहीं देता, खाली विस्तार को मेरी रेतीली तृष्णा की चमकती गोचरता में नदी विस्मित थी, इस पुरुष से क्यों चाह रही हूँ मैं यह सब। मतलब अर्पण कुमार ने नदी पर जो कविताएं लिखी हैं, स्त्री को नदी के प्रतीक में जो ढालने की कोशिश की है,
मेरा कहना है कि उसमें बहुत ही स्पष्टता है, चीज़ें बहुत साफ हैं, उसमें किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है। उसे पढ़ करके समझा जा सकता है कि स्त्री पुरुष के भीतर का एक राग का संबंध है, विराग का भी। अब जैसे एक कविता है, विस्तृत होता जाता है प्रेम का परिसर। अधिकांश कविताओं को पढ़ते हुए आप ये पाएंगे कि अर्पण कुमार ने नदी अविराम में नदी के माध्यम से जो स्त्री की पीड़ा को, स्त्री के प्रेम को, स्त्री के राग को व्यक्त करने की कोशिश की है। पुरुष का भी राग है, उसके जीवन का भी संघर्ष है, तनाव है। जैसे एक जगह वो लिखते हैं, कुल मिला करके ये नदी अविराम की कविताएं प्रेम के दायरे में ही आती हैं, प्रेम कविताएं हैं। मतलब जितनी कविताएं मैं पढ़ सका, 2-3 दर्जन से ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वो सारी की सारी कविताएं नदी अविराम की एक तरह से प्रेम कविताएं हैं। और कहना नहीं होगा मित्रों कि आज का दौर प्रेम के विपर्य का दौर है। राजनीति जहाँ एक तरफ नफ़रत का पाठ पढ़ा रही है, हम सबको बांटने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सदियों से ऐसा होता आया है कि हमारे कवियों ने ऐसे संकट के दौर में हमेशा प्रेम और सौंदर्य को बचाने की बात की है। मध्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य को बचाने की बात की, कोमलता को बचाने की बात की, जो कि एक बर्बर और क्रूर दौर था। तो इसी तरह से नदी अविराम की प्रेम कविताओं के माध्यम से अर्पण कुमार भी प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। और प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके बारे में मेरा मानना है कि वो न सिर्फ रेडिकल है, न सिर्फ विद्रोही भाव है, बल्कि प्रेम प्रतिरोध का भी प्रतीक है। प्रेम ही प्रतिरोध है। वाह। तो इन कविताओं के माध्यम से प्रतिरोध भी सामने आता है और प्रेम के माध्यम से इन्होंने हमारे समाज को आज के दौर में, संकट के दौर में, अंधेरे के दौर में स्त्री पुरुष राग विराग को व्यंजित कर अपनी कविताओं के माध्यम से एक इन्होंने दिशा देने की भी कोशिश की है। एक बहुत ही छोटी सी कविता है इनकी, विस्तृत होता जाता है प्रेम का परिसर। मतलब कवि अर्पण कुमार प्रेम के परिसर को विस्तृत करना चाहते हैं, विस्तीर्ण करना चाहते हैं, उसका विस्तार चाहते हैं, क्योंकि प्रेम का विस्तार होगा तो अपने आप समाज को सही दिशा मिलेगी। वो लिखते हैं कि नदियाँ हैं कितनी सारी, नदियाँ हैं कितनी सारी किताबों में, भूगोल की गहरी लंबी एक से बढ़कर एक। क्यों होता है मगर ऐसा कि कोई एक नदी बहा जाती है हमें इस कदर कि अट नहीं पाती वह किताब के पन्नों में। बहुत भावपूर्ण और मार्मिक कविता है। एक चौखटे में कैद जचती नहीं है हमारी आँखों को, और हम किंचित न्याय करने के लिए उसके आकार के साथ ले आते हैं अपने कमरे में एक मानचित्र। अगर आप इनकी काव्य भाषा पर विचार करें, इनकी काव्य भाषा एक बहती हुई भाषा है, बहुत ही काव्यात्मकता है। आजकल बहुत हिंदी की समकालीन कविता में बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी जा रही हैं जिसमें नीरस गद्य सामने आता है। आप अर्पण कुमार को पढ़ते हुए पाएंगे कि अर्पण कुमार की कविताओं में वह नीरस गद्य नहीं है, बल्कि उसमें एक तरह की सृजनात्मकता है। मैं और अंत में एक दो इनकी कविताओं का जिक्र करना चाहूँगा। कोट करना चाहता था। इनकी एक कविता है जिजीविषा, जिसमें वो लिखते हैं कि एक पल की संगति है नदी, एक पल की संगति है नदी, सदी भर की स्मृति है। कवि आरंभ में ही अपनी कविता के स्पष्ट कर देता है कि हमारी जो संगति है नदी के साथ वह एक पल की है, लेकिन जो उसकी स्मृति है
वो पूरी सदी को समेट लेती है। प्रेम की तरलता बची रहती है तलछट में भी, प्रेम का लिखा कायम रहता है चाहे पोत दी जाए उस पर स्याही बार बार। ये स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अर्पण कुमार नदी के माध्यम से जो प्रेम कविताएं रच रहे हैं, उनकी प्रेम कविताएं पारंपरिक ढंग की भी नहीं हैं। वे परंपरा को और रूढ़ियों को तोड़ती भी हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में शमशेर की प्रेम कविताएं अपने एक ख़ास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। जैसे शमशेर कहते हैं ना कि हम जैसे मछलियाँ लहरों से प्यार करती हैं, वैसे हम प्यार करना चाहते हैं। प्यार उनके यहाँ बंधन नहीं है। तो अर्पण कुमार के यहाँ भी यह नदी से जो प्रेम की बात है, उसमें बंधन की बात नहीं है, उसमें एक तरह की आज़ादी की बात है, उसमें एक तरह की स्वाधीनता की बात है। और वह जो एक पल की संगत है, जो थोड़े वक्त का नदी का साथ है, वह सदियों याद रखा जाएगा। और वो कहते हैं कि प्रेम की तरलता बची रहती है, चाहे पोत दी जाए उस पर स्याही बार बार, लेकिन प्रेम मिट नहीं सकता। काट दी जाती शाखों से फूटती रहती हैं प्रेम की कोंपलें। मतलब इस कविता में वो कहना चाहते हैं कि प्रेम एक ऐसा भाव है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मिटा नहीं सकते। बड़े से बड़े क्रूर तानाशाह दमन करने वाले शासक प्रेम को मिटा नहीं सकते हैं। जब तक ये हमारा समाज है तब तक प्रेम बचा रहेगा, और प्रेम ही हमारी मानवता को एक नई दिशा देता रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि नदी अविराम की कविताएं कुल मिलाकर के नदी के माध्यम से एक पुरुष मन की प्रेम की अभिव्यक्ति है, और इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए। मैं इसी अपने छोटे से वक्तव्य के माध्यम से अर्पण कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हिंदी कविता में एक लंबा सफ़र तय करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आज जैसे इस गोमती पुस्तक मेले का आगाज़ हो रहा हो, ऐसे लग रहा है, यह ऊर्जा मिल रही है आप सबके वक्तव्य से। लेकिन निश्चित ही जो अर्पण सर की जो कविताएं हैं, वो कविताएं नदी की धारा की तरह सदा ही गतिशील हैं, और पाठक को हमेशा ही आगे बढ़ते रहने की गतिशीलता की प्रेरणा भी देती हैं। वो शब्द की बात हो या शिल्प की बात हो, जैसा आप सब ने कहा, निश्चित ही यह एक बेहतरीन कविताओं का संग्रह है। मैं चाहूँगा अर्पण सर से कि कोई एक दो कविता पढ़ें, वाचन करें, और उसके बाद से फिर आप सबसे। धन्यवाद केशव जी, केशव मोहन पांडे जी। पूरा नाम तो केशव मोहन पांडे जी है, हम लोग प्यार से स्नेह से केशव जी भी कहते हैं। जिन्हें आप अधिक प्यार करते हैं उन्हें आप हाँ, उसका अपना एक मज़ा है। तो आज ही मतलब आज सुबह संभवतः केशव मोहन जी दिल्ली से आए, और मैं किसी और काम से यहाँ आया हुआ हूँ गोरखपुर में। आज मैं भी जाऊँगा। अच्छा। जी, मैं गोरखपुर में हूँ इन दिनों। जी। और किसी काम से यहाँ आया था, तो फिर ऐसी ही चर्चा हुई, और फिर देखिए इतना अच्छा सिलसिला बन गया। उषा राय जी कितनी मेहनत से और कितनी तन्मयता से कई सारी कविताओं को पढ़ी, विभिन्न संकलनों से कविताओं को उद्धृत किया। कुछ रह गया अभी कहना, आपकी जागना कविता के बारे में कहना रह गया, क्योंकि जब काव्यात्मकता की बात करें, और चंद्रेश्वर जी ने याद दिलाया कि कितनी सुंदर भाषा है आपकी, तो जागना कविता में बहुत सुंदर बिंब लिए हैं आपने, और एक तरह की संगीतात्मकता और लय है उसमें, लय है। और वो कविता जो है इतनी बेहतरीन कविता, इतनी जागरण की कविता है, वो बिना उसके कोट किए तो बात पूरी नहीं होती है। वो बहुत ही बेहतरीन, काव्य पक्ष भी उसका बेहतरीन है और भाव पक्ष भी उसका बेहतरीन कविता है। जी।
जी कविताओं का पाठ करिए। जी मैं करता हूँ। तो उषा जी ने जिस तरह से बात की और जागना कविता की चर्चा कर रही हैं, तो यह जो पत्रिका है भोपाल की, भारत भवन भोपाल की, उसमें यह कविता आई थी। पूर्वाग्रह में आई थी। जी जी, लंबी कविता है, उसमें आई थी। और छत्तीसगढ़ में मैं था, चंद्रेश्वर जी, बिलासपुर में, जहाँ श्रीकांत वर्मा जहाँ से आते हैं, शंकर श्रेष्ठ जहाँ से आते हैं, वहाँ भी रहना हुआ 5 वर्ष, तो वहीं यह कविता लिखी थी। तो जिस तरह से आपने बात की, या जिस तरह से चंद्रेश्वर जी ने इस संग्रह पर और कुछ दूसरी कविताओं पर बात की, सचमुच अच्छा लगता है। ऐसे कार्यक्रम में जो अचानक तय होते हैं और इतनी सार गर्भित बात हो, तो बहुत कुछ जब हम सुनते हैं अपने से वरिष्ठ लेखकों को, तो कितना अच्छा लगता है। और वो कविताएं जब आप किसी मनः स्थिति में उसको रच रहे होते हैं, बाद में जब कोई लेखक, कोई आलोचक उनको उद्धृत करता है, तो कहीं न कहीं हम उस दौर में भी जाते हैं और एक जो आलोचक की दृष्टि है, एक दूसरे भावक की दृष्टि है, उसके अनुरूप भी अपनी कविताओं को देखते हैं, तो उसका एक आनंद मिलता है। आज मुझे वही आनंद हासिल हुआ है। तो मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं, केशव मोहन पांडे जी का भी, कि यह इतना अच्छा मौका आज हमें मिल पाया और इस किताब पर चर्चा हो पाई। अभी हाल ही में जो साखी का अंक आया है, उसमें भी अनामिका जी की, सुपरिचित कवयित्री और उपन्यासकार अनामिका जी की भी एक अच्छी टिप्पणी, एक अच्छा उनका आलेख इसी पुस्तक पर आया हुआ है, नदी अविराम पर। तो मैं इस संग्रह से कुछ एक कविताएं पढ़ता हूँ। चूँकि शुरुआत में केशव मोहन जी ने प्रयाग शुक्ल जी का ब्लर पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि इसमें एक और भूमिका है इंदिरा गोस्वामी जी की। तो एक छोटा सा अंश मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, इसके बाद कुछ एक कविताएं पढ़ता हूँ। इंदिरा गोस्वामी जी का वह अंश मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपके लिए उपहार है। जी, उपहार है, बिल्कुल सही कह रही हैं उषा जी। तो वे लिखती हैं कि इसमें स्त्री पुरुष की अमर्त्य प्रेम कथा का अनुभूत रस है। इस प्रेम में स्वीकारोक्ति, दूरियां, लगाव, रहस्य आदि से जुड़े कई कई भाव संभव हो सके हैं। इसका कुछ संतोष है। संबंधों और संवेदनाओं की कई नदियां जैसे संग संग बह रही हों, स्वतंत्र और परस्पर आबद्ध भी, छोटे छोटे मगर स्थायी महत्व के भावों को पकड़ने की कोशिश है। नदी के रूपक का प्रयोग कभी अपनी सुविधा के अनुरूप करता है। तो इस तरह से यह प्रतिक्रिया जी, यह इंदिरा गोस्वामी जी ने भी इस पर अपनी बात की। मैं उनकी छोटी सी उनकी 4-5 पंक्तियां यहाँ पे रख रहा हूँ इंदिरा गोस्वामी जी की। वे लिखती हैं, स्त्री नदी की यह रहस्य परक एकमेवता कवि ने ऐसी संगीतमय भाषा में प्रस्तुत की है कि वह अपने रूपक और उपमा में सांकेतिक अभिव्यक्ति के साथ कविता पाठ को एक मौलिक आनंद प्रदान करता है। ये कविताएं पाठक के मन मस्तिष्क को कहीं गहरे छूती हैं और यह कविता संग्रह भारतीय साहित्य में उसकी विविधता और विपुलता को एक विशिष्ट योगदान देगा। तो जो अभी उषा जी कह रही थी कि उपहार है इंदिरा गोस्वामी जी की ओर से, तो मैं वही मानता हूँ। और यह जो नदी अविराम संग्रह है, ये कुल 5 खंडों में संकलित है मित्रों। तो मैं उन खंडों के एक बार नाम बतला देता हूँ। 5 खंड हैं और हर खंड में 21 कविताएं हैं। हाँ, 21 हैं, हर एक में 21 कविताएं हैं और इस तरह से कुल 105 कविताएं हैं 5 खंडों में। तो पहला खंड है, नदी बेकसूर थी मगर उससे कसूर हुए। दूसरा खंड है, नदी की नियति मुझसे नहीं रास्ते से जोड़ी थी। और तीसरा खंड है, नदी खामोश क्यों बहती है। चौथा है, आतुरता को नियंत्रित करती है नदी। तो ये जो आतुरता है, लिया था। हाँ, तो आप चाहें तो पढ़ दें, मुझे अच्छा लगेगा। जी जी। हाँ, एक नदी अविराम में एक कविता है,